प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में आज के प्रकरण प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताओं के विषय में या संबंधों की प्रकृति की चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों पूर्व में हमने प्राथमिक समूह की कुछ भौतिक विशेषताओं के विषय में पढ़ा था। तो भौतिक विशेषताओं के विषय में हमने आपको 3 विशेषताओं के बारे में विशेष रूप से प्रकाश डाला था। वो था शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार और संबंधों की अवधि। विद्यार्थियों आज हम इसी क्रम में प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताओं से कुछ ऐसी विशेषताएं प्रकट होती हैं जो कि प्राथमिक समूहों के लिए आवश्यक है। इन्हें मानसिक अथवा चरित्रगत विशेषताओं के नाम से पुकारा जाता है और इन्हीं विशेषताओं का वर्णन आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसमें पहली विशेषता है उद्देश्यों की समानता, यानी आइडेंटिटी ऑफ एंड्स। एक प्राथमिक समूह में सदस्यों की इच्छाएं और प्रवृत्तियां प्राय समान होती हैं और इसी प्रकार वे साथ साथ रहते हुए सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति का यत्न करते हैं। वे संसार को एक ही दृष्टि से देखते हैं। दो मित्रों के प्राय एक जैसे दृष्टिकोण पाए जाते हैं या एक जैसे दृष्टिकोण पाए जाने वालों के बीच में ही मित्रता होती है। और प्राथमिक समूह में प्रत्येक सदस्य दूसरे के हित को अपना उद्देश्य बना लेता है। इस प्रकार प्रत्येक दूसरों के हित में कार्य करता है। यहाँ एक के उद्देश्य दूसरे के उद्देश्य बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में एक माता पिता अपने बच्चे के पालन पोषण में स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता भी नहीं करते हैं। कई बार माता अपना स्वास्थ्य बिगाड़ देती है और उसका ऐसा करने का कारण यह है कि बच्चे के सुख दुख को वह अपना सुख दुख मानती है और क्योंकि बच्चे के साथ उसका जो संबंध है वो सहानुभूति पूर्वक पाया जाता है और यहाँ एक दूसरे के उद्देश्यों का पूर्ण करना या पूर्ण एकीकरण जो दिखाई देता है। संबंधों की इस विशेषता को व्यक्त करने की दृष्टि से परिवार से अच्छा उदाहरण अपने को नहीं मिल सकता है। उद्देश्यों की समानता के कारण ही प्राथमिक समूह के सदस्यों में हम की भावना तीव्र होती है। यहाँ सदस्यों के व्यक्तित्व समूह में विलीन हो जाते हैं और इनमें से एक जो कुछ अनुभव करता है दूसरा भी वैसा ही अनुभव करने लगता है और ऐसे समूह में कोई भी सदस्य अपने हितों का त्याग नहीं करता है, बल्कि वास्तविकता यह है कि दूसरे के हितों को ही उसके अपने हित बना लिए जाते हैं या बन जाते हैं। दूसरा इसमें है विद्यार्थियों संबंध स्वयं साध्य। देखो दो चीजें मैंने आपको पूर्व में बताई थी, साधन और साध्य। साधन और साध्य, साध्य तो वो है जो हमारी मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा साध्य है और उस मंजिल की प्राप्ति के जो उपकरण है, जो मार्ग है, वो हमारे लिए क्या है, साधन है। यही साधन और साध्य के बीच में भेद है। लेकिन प्राथमिक समूहों की जब हम आंतरिक विशेषताओं के विषय में चर्चा करें या संबंधों की प्रकृति को लेकर के बात करें तो विद्यार्थियों यहाँ पर संबंध जो है वो स्वयं
साध्य हो जाते हैं, यानी कि संबंध अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ अथवा किसी उद्देश्य पूर्ति के साधन के रूप में नहीं होते। यहाँ स्वयं संबंध जो है वो स्वयं अपने आप में साध्य या लक्ष्य के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं और प्राथमिक संबंधों में इतनी अधिक शक्ति पाई जाती है या इतनी अधिक घनिष्ठता पाई जाती है कि इनसे संबंधों में बंधने वाले व्यक्ति पराय एक दूसरे के बिना रहना कठिन समझते हैं। मित्रों के एक समूह में अथवा परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध में अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। संबंध स्वयं साध्य होते हैं और ये संबंध किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन मात्र नहीं है। प्राथमिक समूह की सदस्यता केवल इसलिए ग्रहण नहीं की जाती है कि उससे हम किसी लाभ या स्वार्थ की पूर्ति करने के बाद उससे संबंध विच्छेद कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। और ऐसे समूह का जो उद्देश्य जो होता है वो प्राथमिक संबंध स्थापित करना ही होता है। और इस संबंध में डेविस ने लिखा है कि ये संबंध संविदा, आर्थिक लाभ अथवा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्तिगत, आत्मिक और भावनात्मक और अपने आप में पूर्ण होते हैं। संबंध व्यक्तिक होते हैं। संबंध व्यक्ति का मतलब हमारा ये है कि व्यक्ति के साथ ही बनते हैं और व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ऑफिस की तरह तो है नहीं कि एक कर्मचारी चला गया दूसरा आ जाएगा, दूसरा कर्मचारी चला गया तीसरा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। यानी कि प्राथमिक समूहों में जो संबंध पाए जाते हैं वो व्यक्तिगत प्रकार के होते हैं। और इसका तात्पर्य यह है कि समूह में व्यक्ति की अन्य लोगों में व्यक्तियों के रूप में रुचि होती है। माता पिता तथा बच्चों में, भाई भाई अथवा भाई बहन में और मित्रों के बीच में जो है व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध अस्थानांतरणीय है। अस्थानांतरणीय है मतलब हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। मित्र अथवा माता या पिता का स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है और किसी की मृत्यु हो जाने पर यह संबंध जो है स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यक्ति के साथ ही उत्पन्न और व्यक्ति के साथ ही उनकी समाप्ति हो जाती है। अस्थानांतरणीय है, दूसरा व्यक्ति या इन संबंधों को एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन इन संबंधों का नहीं किया जा सकता है। और इसके विपरीत एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकने वाला संबंध अवैयक्तिक संबंध है। एक स्कूल, दफ्तर अथवा फैक्ट्री में कार्य करने वालों के संबंध अवैयक्तिक प्रकार के होते हैं और समाज के जो संबंध है, परिवार के जो संबंध है वो व्यक्तिक होते हैं। अवैयक्तिक इसलिए कि यहाँ व्यक्ति का स्थान दूसरा व्यक्ति आसानी से ले सकता है। हम ग्राहक के रूप में कोई वस्तु किसी भी दुकानदार से खरीद सकते हैं,
लेकिन हमारे लिए जो है वहाँ वस्तु महत्व है, दुकानदार का कोई महत्व नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में जो महत्व पाया जाता है, यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का स्थान नहीं ले सकता है, या एक स्थान को दूसरे स्थान के रूप में व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्थापित जो नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है विद्यार्थियों, संबंध संपूर्ण होते हैं। द रिलेशनशिप इज ऑल इंक्लूसिव, यानी कि प्राथमिक संबंध जो है उनमें संपूर्णता का गुण पाया जाता है। और ऐसे संबंध व्यक्ति के जीवन का केवल एक पहलू, यानी कि एक बात को लेकर के संबंध नहीं होते हैं कि आज हमारा तो ये काम है इसलिए संबंध है, उसके बाद हमारा कोई संबंध, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जीवन की संपूर्णता से जुड़ा हुआ होकर के व्यक्ति इसमें भाग लेता है। प्राथमिक संबंध में बंधने वाले व्यक्ति दीर्घकाल से चले आ रहे परिचय तथा घनिष्ठ संपर्क के कारण एक दूसरे को पूरी तरह से जानते हैं। एक डॉक्टर और मरीज के साथ तथा शिक्षक का अपने विद्यार्थी के साथ पाया जाने वाला संबंध जीवन के किसी विशेष पहलू से संबंधित होता है। जैसे मरीज जो रोग के रहने तक डॉक्टर से संबंध रखता है, और शिक्षार्थी या विद्यार्थी जो हो शिक्षा ग्रहण करने तक गुरु से अपना संबंध रखता है। लेकिन इन संबंधों में कभी भी संपूर्णता नहीं पाई जाती, और वह तो उसके संपूर्ण जीवन में रुचि लेता है। कौन? पारिवारिक सदस्य। उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह और पारिवारिक जीवन सभी में यहाँ पर जो संबंधों में है वो संपूर्णता पाई जाती है। प्राथमिक संबंधों की संपूर्ण या महत्वपूर्ण विशेषता संबंधों की संपूर्णता ही है, जहाँ ऐसे संबंध पाए जाते हैं जो जब एक व्यक्ति या यहाँ पर एक व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में प्रवेश कर सकता है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों संबंधों का स्वतः विकास। संबंधों का स्वतः विकास की बात करें कि प्राथमिक संबंध जो है वो स्वतः और स्वाभाविक रूप से बनते हैं, किसी को इसके लिए तैयार नहीं करना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें किसी पर दबाव नहीं डालना पड़ता है। किसी को मित्र बनने के लिए, किसी से प्रेम करने के लिए और किसी के प्रति स्नेह, श्रद्धा और विश्वास के लिए किसी व्यक्ति को आज हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक संबंध तो ऐच्छिक प्रकार के होते हैं, यानी कि इच्छा हो तो बने, नहीं तो नहीं बने, और किसी के उकसाने मात्र से ये संबंध स्थापित नहीं होते हैं। किसी दबाव से भी नहीं होंगे और किसी लालच से भी नहीं होते। ये संबंध तो स्वयं व्यक्ति की इच्छा से ही बनते हैं और स्वतः विकसित होते रहते हैं। उसके बाद है विद्यार्थियों प्राथमिक संबंधों के नियंत्रण शक्ति। जब हम बात करें कि संबंधों की संपूर्णता एवं घनिष्ठता के कारण व्यक्ति का अस्तित्व साधारण प्राथमिक समूहों में विलीन हो जाता है। प्राथमिक संबंधों के कारण व्यक्ति एक दूसरे के साथ बंधा रहना चाहता है और कोई भी ऐसा काम वो नहीं करना चाहता है जिससे समूह और समूह के अन्य सदस्यों के लिए कोई खतरा पैदा हो या किसी प्रकार का कष्ट हो, या उस व्यवहार से किसी प्रकार के आदर्श प्रतिमानों की अवहेलना की जाती हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक संबंधों या प्राथमिक संबंधों में, प्राथमिक समूहों में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, और उनमें जो नियंत्रण की शक्ति है वो अपने आप में एक असाधारण होती है। और
अपने आप से ही प्राथमिक संबंधों के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ या एक सदस्य दूसरे सदस्य के साथ इस तरीके से बंधा होता है, इंटाइटल्ड होता है कि वह कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता या ऐसा भी कोई काम नहीं कर सकता जो कि समूह के सदस्यों के लिए कष्टदायी हो या उसमें किसी प्रकार के आदर्श प्रतिमानों की अवहेलना जो हो की जा सकती हो या की जाती हो। और वह हमेशा मित्र समूहों और अपने सदस्यों के व्यवहार को जो हो सरलता से नियंत्रण कर पाता है। उसका कारण भी यही है कि प्राथमिक संबंध की जो नियंत्रण शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक होती है। व्यक्ति राज्य के कानूनों की अवहेलना कर सकता है परंतु अपने प्राथमिक समूह के आदर्श नियमों को वो नहीं तोड़ता है। इस प्रकार प्राथमिक समूह जो है वो अपने सदस्यों के आचार विचार पर पूरा नियंत्रण जो वो रखता है। तो ये है विद्यार्थियों प्राथमिक समूह संबंधों की नियंत्रण शक्ति और प्राथमिक समूहों में पाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति। तो ये प्राथमिक समूहों की जो आज हमने चर्चा की वो आंतरिक विशेषताओं के विषय में चर्चा की। कल हमने जो चर्चा की थी वो की थी प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताओं के बारे में। जब भी हमारी भौतिक विशेषताओं की बात आई, प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताओं के बारे में चर्चा है, तो उसको हम उस श्रेणी में हमने कितनी विशेषताओं को रखना है? 3। एक तो शारीरिक समीपता को रखना है, दूसरा समूह का लघु आकार और तीसरा जो हमें रखना है संबंधों की अवधि के विषय में। अवधि का मैंने आपको कल भी बताया था कि संबंधों की जो अवधि का घनिष्ठता के साथ सीधा संबंध पाया जाता है और संबंधों का काल जितना लंबा होगा साधारणतः उतनी अधिक मात्रा में घनिष्ठता बढ़ने की संभावना जो बनी रहती है। और संबंधों में घनिष्ठता का होना भी प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए जरूरी है और निरंतर व्यवहार से ही सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और आत्मीयता के भाव प्रकट होते हैं जो संबंधों की घनिष्ठता के लिए जरूरी है। ये तो थी विद्यार्थियों प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताओं के विषय में। आज हमने चर्चा जो की वो प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताओं के विषय में। तो उद्देश्यों की समानता, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, संबंध व्यक्तिगत होते हैं और संबंध संपूर्ण होते हैं और इन संबंधों का विकास जो हो अपने आप होता है। और लास्ट हमने आपको बताया था कि संबंधों की या प्राथमिक संबंधों की जो नियंत्रण शक्ति होती है उसके बारे में। तो जब भी प्राथमिक समूह की विशेषताओं की बात आएगी, विशेषताओं से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आता है तो आपको प्राथमिक समूह की विशेषताओं को हम 2 भागों में बांट करके समझा सकते हैं। पहला तो प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं और दूसरा हमारा प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताएं। प्राथमिक में तो जो समूह की जो भौतिक विशेषताएं उसमें तो भौतिक वाला यानी कि संगठनात्मक और दूसरा आंतरिक विशेषताएं वो संबंधों की प्रकृति से जुड़ी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो तक के लिए